दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 का टाइम टेबल जारी हो चुका है। हाई स्कूल कक्षा 10 विषय हिंदी की परीक्षा 22 फरवरी 2024 को होना सुनिश्चित है। बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कक्षा 10 विषय हिंदी का न्यू पैटर्न पर आधारित सेम प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। इस बार आपका प्रश्न पत्र सेम ऐसा ही होगा। इस वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र को पूरे सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पत्र में आपको ऊपर अनुक्रमांक लिखना है, फिर अपना नाम, मुद्रित पृष्ठों की संख्या। जो प्रश्न पत्र है इसमें कुल 11 पृष्ठ हैं। 901 यह हिंदी का विषय कोड है, हाई स्कूल हिंदी का विषय कोड। 802 डबल ए ये संकेतांक है। वर्ष 2024, विषय हिंदी। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 अंक। यहाँ पर निर्देश है, देख लीजिए। पहला निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, अ और ब। तीसरा निर्देश, खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो खंड अ है उसमें 20 अंक का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा और इस प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देना है, यानी OMR सीट पर देना है गोल बनाकर। चौथा देखिए, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिसका उत्तर उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। खंड अ का उत्तर OMR में देना है और खंड ब का उत्तर लिखना है। पांचवा निर्देश, प्रत्येक प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। खंड अ 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर चुनना है। पहला प्रश्न आपसे पूछता है, हिमालय की पुकार कृति के लेखक कौन हैं? जल्दी से बताइए। हिमालय की पुकार, दोस्तों इस कृति के रचनाकार जयप्रकाश भारती जी हैं। अंत में आप बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही थे। दूसरा देखिए, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो दोस्तों कलम का सिपाही यह जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही लेखक अमृत राय हैं और विधा जीवनी है। इसमें प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है। तीसरा, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में भारतेंदु युग के लेखक हैं। कौन लेखक भारतेंदु युग के हैं? तो दोस्तों यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन लेखक हैं। प्रश्न 5, रेती के फूल कृति के रचनाकार कौन हैं? रेती के फूल, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रश्न 6 दोस्तों, रामचंद्रिका कृति के रचनाकार कौन हैं? रामचंद्रिका रीतिकाल की रचना है और इसके जो रचनाकार हैं केशव दास जी हैं। प्रश्न 7 आपसे पूछता है, निम्न में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी, गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि हैं। प्रश्न 8, प्रिय प्रवास कृति के रचनाकार कौन हैं? प्रिय प्रवास, तो दोस्तों प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके रचनाकार हैं। 9वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रीतिकाल का अन्य नाम है? दोस्तों रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं। प्रश्न 10, निम्न में से छायावाद की मुख्य विशेषता है? कौन सी विशेषता छायावाद की मुख्य है? तो यहाँ पर जो है सौंदर्य एवं प्रेम की भावना, यह छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। प्रश्न 11, अब 11 व्याकरण का प्रश्न आ जाता है 11 नंबर पर। 1 से लेकर 10 तक प्रश्न हिंदी साहित्य के विकास से संबंधित और 11 से व्याकरण का पूछा जाता है। तो देखिए 11वां में क्या पूछ रहा है, करुण रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों सिंपल सा बात, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। 12 नंबर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए
इसमें आपका उपमा अलंकार है। क्यों उपमा है? देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रश्न गड़बड़ है। इसमें उपमा भी है और अनुप्रास भी है। मुख मयंक म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर देखिए मुख मयंक समंजूने, यानी मुख चंद्रमा जैसा सुंदर और मनोहर है, तो इसमें उपमा अलंकार भी है। तो ऐसे एक विकल्प नहीं होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर प्रश्न में टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। 13 देखिए, सोरठा किस प्रकार का छंद है? तो दोस्तों सोरठा आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं बराबर नहीं होती। 14 देखिए, अपयस शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अपयस, तो दोस्तों अपयस में आपका अप उपसर्ग है और यस मूल शब्द है, तो यहाँ पर विकल्प बी अप। 15 नंबर, बनावट में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बनावट, तो दोस्तों बन धन आवट मिलकर बनावट हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रत्यय आवट है, बन और आवट। प्रश्न 16, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल एक पद विशेषण है, एक विशेष्य है। नीला है जो कमल, तो कौन सा समास हो गया दोस्तों? कर्मधारय समास। आग का तत्सम रूप होगा ज्वाला? नहीं, ये तो पर्यायवाची हो जाएगा। अग्नि, जी हाँ, आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि। 18, अत्यधिक में कौन सा संधि है? अति धन अधिक, तो दोस्तों यहाँ पर आपका यड़ संधि है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, फलस्य शब्द का विभक्ति एवं वचन है, तो दोस्तों फलस्य आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अब देखिए, पठथा धातु का पुरुष एवं वचन होगा, तो दोस्तों पठसी पठथा पठत, तो यह मध्यम पुरुष द्विवचन। लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो ये थे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। OMR शीट में गोला बनाकर इसका उत्तर देना है। अब खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश है, इस पर आधारित 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न 2-2 अंक के हैं। तो सबसे पहले गद्यांश जल्दी से पढ़ते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। तो प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों बताइए कहाँ से है, इसका संदर्भ क्या होगा? तो देखिए यहाँ मित्रता की बात हो रही है, तो जहाँ मित्रता की बात हो तो वह पाठ हो जाएगा मित्रता, और लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश मित्रता नामक निबंध से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर आपको तुरंत खट्ट से मिलेगा। दूसरा देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का रेखांकित अंश देखते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको रेखांकित अंश को ही पढ़ना है और घुमा फिरा कर लिख देना है, वही चीज आपका पूरा नंबर मिलेगा, नहीं कट सकता। जैसे देखिए क्या लिखा है, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो आप इसका व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि मित्रता के लिए 2 लोगों की रुचि और स्वभाव का एक जैसा होना जरूरी नहीं है। 2 अलग अलग लोग एक दूसरे में विभिन्नता, अलग अलग चीज़ें देखकर भी मित्रता करते हैं, बस हो गया, मिल जाएगा आपको नंबर। तीसरा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो देखिए यहाँ पर पढ़िए, जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। तो लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं ताकि जो गुण उनमें नहीं है वह
गुड़ वह अपने मित्र में चाहते हैं। बस ऐसा लिख दीजिए साधारण सा। अथवा करके देखिए, जिंदगी को दोनों में से एक करना है, या तो अभी जो बताया उसको कर लीजिए या फिर इसको। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों, जहाँ पहाड़ की बात आए, गुफा की बात आए, वहाँ पर कौन सा पाठ हो जाएगा? अजंता। और लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। तो आप लिखेंगे पहले प्रश्न का उत्तर कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम अजंता है और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। एकदम सिंपल में लिखिए, नंबर मिलेगा पूरा। दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। तो आप इसका लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, जो कुछ ही दिनों बाद समाप्त हो जाएगा। मनुष्य मर जाएगा, लेकिन मनुष्य मरने के बाद भी अपनी कहानी को जिंदा रखना चाहता है, और अपनी कहानी को किस तरह आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाए वह मरने के बाद भी, इसके लिए आदमी ने कई सारे उपाय किए हैं। ऐसे लिखिए अपनी भाषा में, एग्जामिनर बिल्कुल नंबर नहीं काटेगा। अगले देखिए, इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन सी युक्तियां सोची और की है। यानी इंसान की खूबियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन सी युक्तियां सोची और की हैं। तो यहाँ पढ़िए ना। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातु से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे। तो आप लिखेंगे, इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे हैं, ताड़ जैसे ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर अपने संदेश खुदवाए हैं, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती उतारे हैं। ऐसा लिख दी। प्रश्न दूसरा, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, पद्यांश है, इस पर आधारित 3 प्रश्न। तो सबसे पहले पद्यांश पढ़ते हैं। पूरते निकसी रघुवीर बधू, धरी धीर दय मग में डगद्वे, झलकी भरी भाल कनिजल की, पूट सुख गए मधुराधर वे। फिर बुझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हों कित है, तिय की लखी आतुरता पी की, अखिया अति चारु चली जल चुए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोस्तों, यह पद्यांश वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। तो आप लिखेंगे, उपयुक्त पद्यांश हिंदी के काव्य खंड से वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके कवि या रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तो 2 नंबर आपको मिल गए। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, दोनों रेखांकित अंश है, मैं व्याख्या करके बता दे रहा हूँ कि सीता जी अयोध्या नगर से निकलकर धैर्य धारण करके मार्ग पर 2 कदम चलती हैं कि उनके माथे पर पसीना की कण या जल की कण झलक पड़ती है। वे थक जाती हैं और उनके मधुर होठ प्यास से सूख जाते हैं। ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। तीसरा प्रश्न कह रहा है, सीता जी को व्याकुल देखकर श्री राम की क्या स्थिति हुई। तो देखिए, तिय की लखी आतुरता, पी की अखिया अति चारिव चली जल चुए। यानी सीता जी को व्याकुल देखकर पिय की अखिया अति चारु, श्री राम के सुंदर आँखों से चली जल चुए, जल टपकने लगे, आंसू बहने लगे। तो आप लिखेंगे, सीता जी को व्याकुल देखकर श्री राम के नेत्रों से आंसू
गिरने लगे, हो गया उत्तर। अथवा करके देखिए, सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर अतपु पर्यो प्रभात। तो यह किस पाठ से है दोस्तों? तो यह भक्ति नामक शीर्षक से है और इसके कवि बिहारी लाल जी हैं। तो इसका पद्यांश का शीर्षक लिखेंगे। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम भक्ति है और कवि का नाम बिहारी लाल है। 2 नंबर यहाँ मिल गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो श्री कृष्ण अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीताम्बर ओढ़े हुए बहुत शोभित हो रहे हैं। यह रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई कि श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीताम्बर ओढ़े बहुत शोभित हो रहे हैं। तीसरा देखिए, श्री कृष्ण के मोर मुकुट पर क्या शोभित हो रहा है? ये प्रश्न मिस प्रश्न है। यहाँ पर इस प्रश्न को छोड़िए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, श्री कृष्ण क्या ओढ़े शोभित हो रहे हैं? क्या ओढ़े शोभित हो रहे हैं? श्री कृष्ण क्या ओढ़े वो शोभित हो रहे हैं? तो सोहत ओढ़े पीतु पटु, तो आप करेंगे श्री कृष्ण पीतु पटु यानी पीताम्बर ओढ़े शोभित हो रहे हैं। अब देखिए प्रश्न तीसरा, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ लिखने के लिए और 3 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए। तो चलिए हम सीधे हिंदी अनुवाद करते हैं। आप देखिएगा, पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किए। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म अपितु कला यानी बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर विभिन्न कला और शिल्प कला के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ सभी देशों में पसंद की जाती है, पहनी जाती है। तो दोस्तों यह किस पाठ से है? वाराणसी। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। यह आपका संदर्भ हो गया। इसके बाद हिंदी अनुवाद मैंने आपको बता दिया। अथवा करके देखिए, विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम विभिन्न मतवालंबिनः विविधैः नामाभिः एकम एव ईश्वरं भजन्ते अग्निः, इंद्रः, कृष्णः, रामः, रहीमः, जिन्नः, बुद्धः, ख्रिस्तः, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति तम एव ईश्वरं जना गुरु इत्यपि मन्यते। अतः सर्वेषां मतानां समभाव समन्वयाश्च अस्माकं संस्कृतेः नियमः। अब देखिए दोस्तों, यह किस पाठ से है? सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृति है नामक पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति है नामक पाठ से लिया गया है। अब हिंदी अनुवाद। विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। यह भारतीय संस्कृति के मूल में है। विभिन्न मतों को मानने वाले विभिन्न नाम से एक ही ईश्वर की भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। कुछ लोग इसी ईश्वर को गुरु इत्यादि भी मानते हैं। अतः सभी मतों की समानता और समभाव हमारी संस्कृति का संदेश है। अब दोस्तों चौथा प्रश्न आ जाता है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। तो बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीरः वीरो भावो ही वीरता। तो दोस्तों यह किस पाठ से है? देशभक्तः चंद्रशेखरः। देशभक्त चंद्रशेखरः। यहाँ पर मैं गलत तो नहीं हो रहा है। ये पाठ का संदर्भ याद नहीं आ रहा है कि किस चैप्टर से है। पुरुराज और अलछेंद्र सॉरी दोस्तों, संदर्भ नहीं हमें ध्यान है। हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। इसका सीधे आप हिंदी अनुवाद करेंगे। देख लीजिएगा आप कि बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, वीर दोनों स्थितियों में एक समान रहते हैं। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। वीरः केन पूज्यते से है दोस्तों, अभी याद आया। अथवा करके देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
यह आपका भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है, हिंदी अनुवाद करेंगे। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी लोगों का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो। संदर्भ आपको मैंने बता ही दिया है, कैसे लिखना है आपको पता ही होगा। 5वां प्रश्न देखिए, खंड काव्य पर आधारित प्रश्न है। ये अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हर जिले का अलग अलग अपना अपना अलग निर्धारित खंड काव्य है। आप अपना देख लीजिएगा कि आपके ज़िले के लिए कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। तो आपका जो भी खंड काव्य हो उसमें से यह 2 तरह का प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। एक प्रश्न यह मुख्य रूप से आप जरूर तैयार कर लीजिएगा कि आपका जो भी खंड काव्य है उस खंड के नायक का चरित्र चित्रण जरूर तैयार कर लीजिएगा। यह प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। अब छठा का क देखिए, प्रश्न 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। यह भी प्रश्न 5 नंबर का है। तो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। तो तीनों में से किसी एक का लिखना है। ख देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिखिए। 3 कवि हैं, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी। किसी एक का जीवन परिचय लिख देना है और एक रचना 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। फिर ख में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। बीरः केन पूज्यते, तो दोस्तों बीरः बीरेण पूज्यते। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। अस्माकं संस्कृते कः नियमः, पूर्वम कम कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः। यानी पहले कर्म बाद में फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है। फिर अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि जिले में बढ़ते अपराध को लेकर जनपद के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए। 4 अंक का प्रश्न है। अथवा नगर की साफ सफाई हेतु नगर निगम को पत्र लिखिए। दोनों में से किसी एक विषय पर आपको पत्र लेखन करना है। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। समय का महत्व, मेरे प्रिय अध्यापक, अनुशासन का महत्व। कोई एक विषय पर आपको निबंध लिख देना है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।